अब इसके बाद हम जोरो और ईशू को देखते हैं, जो कि जोरो को अपने टाउन में ले आता है। तुम्हारा ये टाउन बिल्कुल ओके मेरे टाउन के जैसा लग रहा है। टाउन के सभी लोग इन दोनों की आवाजों को सुनकर बाहर आ जाते हैं, पर यहाँ के सभी लोग बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। इसे भूख लगी होती है लेकिन हंस रहा होता है, पागल तो नहीं हो गया भाई ये। और दूसरे बंदे को प्यास लगी होती है, 3 दिन से पानी नहीं पिया था पर बहुत ही मजे से हंसे जा रहा था। यहाँ के लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हैं? तभी ईशू कहने लगता है, हमारे टाउन के लोग बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज के हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही, काफी अजीब लोग हैं यहाँ के। जोरो के सामने एक ओल्ड मैन होता है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, भूख से मर रहा होता है, पर तभी इसका दांत टूट जाता है। भूखे हो ना, क्यों ना अपने इस टूटे हुए दांत को ही खा लो। और इस सड़ी सी बात पर ये दोनों हंसने लगते हैं और जोरो को ये चीज काफी क्रीपी लगती है कि यहाँ पर सभी लोग इतना हंस क्यों रहे हैं भाई। तभी एक ओल्ड वुमेन जोरो के पास आती है। ये लड़की जोरो के फेस को स्ट्रेच करती है और इसे हंसाने की कोशिश करती है। अरे पाजी, कदे हंस भी लिया करो। और जोरो हंसते हुए काफी क्यूट लग रहा होता है भाई। क्या तुमने कभी उसे मिज़िकोज़ो के बारे में सुना है? ये कौन है? जिस पर ये बताने लगती है कि असल में ये वो इंसान है जो कि हम गरीबों का मसीहा है। वो बंदा अमीरों को लूटता है और रात के अंधेरे में सारा पैसा गरीबों में बांट देता है। कल रात भी वो बंदा आया था, उसने पैसे दिए और हमने उस पैसे का यूज करके ताजे पानी को खरीद लिया। अब एक छोटी बच्ची हमारी दूसरी छोटी बच्ची को पानी देती है। जोरो भी हैरान होता है कि भाई इनके पास खुद के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे दे रहे हैं। और जोरो भी एक स्माइल करता है। ओरोची के सामने लड़की आती है, नाच गाना होता है और इसकी नजर जाती है रॉबिन के ऊपर। मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नहीं आई हो? जी। और ओरोची का दिल रॉबिन पर आ जाता है और हाथ से कुछ इशारे कर रहा है। क्या है भाई, क्या ये? काफी खूबसूरत था तुम, पर अगर मैं बात करूँ उसकी तो तुम उसके आसपास भी नहीं। तभी कोमोरा साकी यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं, जहाँ पर लॉयस के पास आता है और कहता है कि ब्लैक लेग, यहाँ पर बहुत ही जल्द एक गड़बड़ होने वाली है, तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगर तुम उन लोगों की बात कर रहे हो जिन सभी को मैंने लास्ट टाइम पीटा था, तो मैं उनसे नहीं डरता। अगर वो लोग दोबारा आते हैं तो मैं दोबारा उन सभी को पीट दूंगा। टोबी रोपो का एक मेंबर आ रहा है। ये कौन है? हेडलाइनर्स भी एक कैटेगरी है, जिसके ऊपर जो कैटेगरी आती है उसे टोबी रोपो कहा जाता है, जिसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। ये बेसिकली काइडो की सारी फौज को लीड करते हैं और उन्हीं का एक मेंबर तुम्हें हंट करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, जिसका नाम है पेज 1। और एक्स ड्रेक भी यहाँ पर आ रहा है। और सांजी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ जाता है और इसकी बात मान जाता है। और यहाँ पर पेज 1 और ड्रेक मैदान में उतर जाते हैं और पेज 1 रैम्पेज मोड में होता है। एक्स ड्रेक इससे कहता है, भाई ये काम शांति से भी तो हो सकता है, आखिर इतनी तबाही मचाने की क्या जरूरत है? पेज इसे जवाब देने ही वाला होता है कि तभी हॉकिंस यहाँ पर आ जाता है इनके सामने, जिसे देखकर ये दोनों कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हॉकिंस, ये तो तुम्हारा इलाका भी नहीं है। असल में मुझे एक इंसान की तलाश यहाँ तक खींच लाई है, और हाँ, जिस इंसान के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो ना, तुम उससे ढूंढने जाओगे तो तुम्हें उससे भी ज्यादा कुछ मिलेगा। और इन्हें इशारे इशारे में बताने लगता है कि यहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी और उसके सभी मेंबर्स मौजूद हैं। और यहाँ पर ओरोची लड़कियों के मजे ले रहा होता है। कोमोनोसाकी को पास में बिठाकर जाम के मजे लेता है कि तभी क्यूशिरो फैमिली के साथ साथ बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर लूफी कैंप के अंदर काम कर रहा होता है और एक कारिबू बार बार यहाँ पर आकर इसे परेशान करने लगता है। देखो स्ट्रॉ हैट, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर किसी मकसद से आए हो और बहुत ही जल्द जेल छोड़कर भाग भी जाओगे, तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लेते हैं? मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आऊंगा। अब लूफी इसकी बातों से तंग आ जाता है। मेरा दिमाग खराब करना बंद कर दे साले। अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो जाकर किड से बात कराओ। नहीं यार, वो तुम्हारे जैसा नहीं है स्ट्रॉ हैट। वैसे भी तुम्हें पता है क्या उसने अपना हाथ कैसे खोया? उसने तो बिना कुछ सोचे समझे बिग मॉम से पंगा ले लिया था, लेकिन इससे पहले बिग मॉम से उसका सामना हो पाता, उसके जो सबॉर्डिनेट्स थे उन लोगों ने ही इससे पकड़ लिया। उसके बाद इन दोनों की लड़ाई हुई, पर एट द एंड इसने अपना हाथ गवा ही दिया। तभी किड यहाँ पर आ जाता है। तुझे बहुत शौक है ना दूसरों के बारे में चुगलियां करने का, जनानी कहीं के। चला मैं तुझे सच्चाई बताता हूँ। मैंने बिग मॉम के साथ पंगा लिया था और उसके वन ऑफ द स्वीट जर्नल्स में से एक उसको मैंने दबोच लिया और मुझे उससे जो चाहिए था मैंने उसे हासिल कर लिया। और रही बात मेरे इस हाथ की, हाँ, तो मेरा ये हाथ रेड हेड शैंक्स की वजह से मैंने खो दिया। अब शैंक्स का नाम सुनकर लूफी चौंक जाता है। पर एक बात अच्छे से जान ले स्ट्रॉ हैट, यहाँ पर काइडो को सिर्फ मैं ही हराऊंगा। और लूफी और काइडो के बीच में तू मैं शुरू हो जाती है। इसके बाद हम नामी और शिनोबू को देखते हैं। ओरोची के कैसल में आ चुकी थी कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और इस मौके का फायदा उठाकर रॉबिन भी चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर ब्रूक अपने काम पर लग जाता है। अपनी भूतिया फॉर्म में आकर दीवारों के जरिए से एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर जो ये देखता है तो हैरान हो जाता है। असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ओनिग्लिफ मौजूद होता है और यहाँ पर ओनिगाशिमा के अंदर काइडो मस्त दारू पी रहा होता है। तभी इसका एक सोल्जर इसे आकर बताता है कि हमारी तरफ एक विशाल का शिप तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ये सुनकर काइडो को गुस्सा आ जाता है और सभी को ऑर्डर्स देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मोटी बिग मॉम यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। और जी हाँ गाइस, बिग मॉम यहाँ पर आ चुकी है। ये मोटी बुढ़िया पागल औरत अपनी शिप के साथ वानों के अंदर घुसने की कोशिश करती है और काइडो इसकी शिप को डुबाने का ऑर्डर दे चुका था और इसकी शिप पर हमला भी हो जाता है। पर पेरोस्पेरो और इसके बाकी सभी बच्चों के चलते ये अटैक नाकामयाब हो जाता है और बिग मॉम अपनी पूरी फौज को लेकर यहाँ पर आ चुकी थी। भाई साहब, भाई इसने कसम खा ली है कि लूफी को मार कर रहेगी, छोड़ दे यार उसका पीछा। काइडो पागल हो जाता है और लूफी रात की हुई उसी बैटल के बारे में सोच रहा होता है जब काइडो से बहुत बुरी तरह से हार गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके हमले काइडो की स्किन पर कोई इम्पैक्ट क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे। कि तभी राइजो इसके पास आता है और बाकी सभी चीजों के साथ ओहतामा की अपडेट भी लूफी को दे देता है कि अब ओहतामा बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर लूफी खुश हो जाता है और साथ ही में राइजो लूफी को बताता है कि जल्द से जल्द लूफी की हैंडकफ्स की को बाहर निकाल ही लेगा। और यहाँ पर बिग मॉम की एंट्री वानों के अंदर रोकने के लिए काइडो अपनी जी जान लगा देता है।
अपने सभी सोल्जर्स को इसे रोकने के लिए इसकी शिप पर दे दनादन हमले करता है, लेकिन कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। तभी बिग मॉम की सटक जाती है। ये बुढ़िया अपने नेपोलियन को बाहर निकालती है और घुमाकर इतना पावरफुल स्लैश अटैक परफॉर्म करती है कि इनके पूरे डिफेंसिव मैकेनिज्म को ही हिलाकर रख देती है। क्वीन भी ये सारा नजारा देख रहा था और देखता है कि कैसे बिग मॉम अब वाटरफॉल की चढ़ाई करना शुरू कर चुकी है और सिचुएशन पैनिक वाली हो जाती है, जिसकी वजह से काइडो की सटक जाती है और कहने लगता है कि अगर इसे मारने के लिए मुझे ऑल आउट वॉर भी करनी पड़े तो भी मैं करूंगा। तभी किंग यहाँ पर आता है और काइडो से कहता है कि सर आप चिंता मत कीजिए, इसे तो मैं रोकूंगा। और किंग अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और उड़ते हुए यहाँ से जाने लगता है बिग मॉम को रोकने के लिए। और इसके शरीर के अंदर से आग की लपटें निकल रही होती हैं और दरअसल किंग ने एक एंशिएंट डेविल फ्रूट खा रखा है जिसे कि ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है, जो कि एक एंशिएंट टाइप जुआन डेविल फ्रूट है जो कि इसे किसी ड्रैगन के जैसा बना देता है। भाई साहब कितना खतरनाक है भाई ये। किंग तेजी से बिग मॉम की तरफ आगे बढ़ता है और बिग मॉम और इसके सभी बच्चे किंग को देख लेते हैं और ये लोग अपने सारे हथियार बाहर निकालकर किंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मशीन गन से हमला करते हैं, लेकिन किंग इनके सारे हमलों से डॉज कर जाता है और बिग मॉम की शिप वाटरफॉल के ऊपर पहुंच जाती है, जहां पर इनके सामने वही बवंडर मौजूद होता है। और तभी किंग एक जोरदार किक इनकी शिप के ऊपर जड़ देता है, जिसकी वजह से बिग मॉम की शिप वापस से पानी में नीचे गिर जाती है। लेकिन बिग मॉम उस बवंडर के अंदर समा जाती है। अकेले इस किंग ने ही पूरी की पूरी सेना को निपटा दिया था और डेविल फ्रूट यूजर होने की वजह से बिग मॉम पानी में डूबने लगती है। इसके बाद हम पेजवान को देखते हैं और एक शॉप ओनर के पास जाकर इसके घर को तोड़ते हुए कहने लगता है जल्दी से सांगुरो को आवाज लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बंदा डर के मारे कांपने लगता है। और गाइस ये पेजवान का जो डेविल फ्रूट है ये ड्रैगन फ्रूट है, जिसके जरिए से ये एंशिएंट जुआन टाइप के डेविल फ्रूट की ताकत को पोजेस करता है, जिसके जरिए से ये एंशिएंट स्पाइनोसॉरस नाम की एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो पाता है और उस फ्रैंकी को दौड़ाकर कहीं पर ले जा रहा होता है। ओ सोपरा मैनू क्यों बजा रहे हैं तू? ये लोग तो सांजी रे पीछे आए ना। अच्छा जरा अपने दिमाग की घोड़ी तो दौड़ाओ गबरू जवान, और याद करो जब सांजी उन लोगों से लड़ रहा था तो उनमें से एक बंदे पर तुमने भी अपने हाथों को साफ किया था। तभी लॉ और सांजी भी आ जाते हैं। एक बात याद रखना, अगर हम में से कोई भी पकड़ा गया तो हमारी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यहाँ के सभी लोग जो कि 20 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी का प्लान भी चौपट हो जाएगा। तो प्लीज कोई गड़बड़ मत कर देना। और हाँ, अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये मार भी दे तब भी अपनी जुबान मत खोलना। वैसे एक बात बताऊं, मेरा कैप्टन चाहे जैसा भी हो पर तुम्हारे जैसा निर्दयी नहीं है। वो कभी भी हमसे ये बात नहीं कहता। और दूसरी बात, मुझ पर इतना भरोसा मत करो, ठीक है ना? अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो भाई मैं तो अपना मुंह खोल दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। अब ये सुनकर सांजी भड़क जाता है। साले तो तू मुझे ये कहना चाहता है हाँ कि मुझे तेरी हर हालत में रक्षा करनी ही होगी, नहीं तो अपना मुंह खोल देगा साले गद्दार। अरे सांजी यार तुझे तो मालूम ही है ना मैं कैसा हूँ। और यहाँ पर पेजवान लोगों को मजबूर कर देता है कि सांगुरो का नाम लेकर चिल्लाओ वरना तुम सभी लोग मारे जाओगे। और गाइस सांगुरो सांजी का ही नाम है। और पेजवान को देखकर एक औरत डर जाती है और सांजी को सांगुरो कहकर पुकारती है। और जैसे ही एक लेडी की आवाज सांजी के कानों में जाती है तो हम तो जानते ही हैं कि भाई सांजी अपना जेंटलमैन है। सांजी इमीडिएटली इस लड़की की तरफ रश करता है और पेजवान जो कि अभी रैम्पेज मोड में होता है, सांजी सीधा जाता है और डियाब्ले जंबो का यूज करके सीधा इसके मुंह पर एक जोरदार किक जड़ देता है और एक सिंगल किक से ही पेजवान नीचे जमीन पर गिर जाता है और जैसे तैसे खुद को संभालता है और बोलता है कि दोस्तों यहाँ पर आओ, सांगुरो हमें मिल चुका है, यानी कि सांजी। अब लॉ ये सब देखकर कहने लगता है साले मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी यहाँ से निकलो, अगर बाकी लोग यहाँ पर आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। सांजी पर अपना सांजी पीछे हटने के मूड में नहीं होता है। एक बात अच्छे से जान लो, अगर हम लोग कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं तो श्योर तो होगा ही ना। इतने सारे दोस्त बना लिए हैं तो क्यों ना थोड़े दुश्मन भी बना लेते हैं। और ऐसा बोलकर सांजी पहली बार अपना रेड सूट यूज करने वाला था। चारों तरफ पैनिक का माहौल हो जाता है और यहाँ पर सांजी को देखकर पेजवान कहने लगता है कि मेरे पास फालतू का समय नहीं है और तुम्हारे हाथ में क्या है। वैसे देख के तो ऐसा लग रहा कि सांजी पाजी हद कराने वाले आ। रेड सूट के कैप्सूल को अपने हाथ में लेकर कहता है कि एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी जर्मा जैसा घटिया तो नहीं बन सकता। हम लोग अभी एक एम्परर के इलाके में हैं और मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, पर मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ये बीच में आ रही है। लेकिन अगर मुझे लोगों की जान बचाने के लिए इसे पहनना पड़े तब भी मैं इसे पहनूंगा। और सांजी पहली बार रेड सूट का यूज करता है और गाइस इसका ट्रांसफॉर्मेशन लुक बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। हमारा सांजी देसी पावर रेंजर्स बन जाता है और बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा होता है भाई, क्या बात है। और सांजी को देखकर उसप और फ्रैंकी फ्लैट हो जाते हैं। पाजी तुसी तो आते कराती सांजी पाजी। क्या बात है सांजी, मुझे तुमसे प्यार हो गया। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ऐसी चीज पहले कहीं देखी तो है। दरअसल जो होल किक वाला आर्क था गाइस, उसमें आपको याद होगा कि वहाँ पर उसप, फ्रैंकी और लॉ मौजूद नहीं थे और फ्रैंकी और उसप को एक्चुअल में मालूम ही नहीं है कि रेड सूट जर्मा का है। तभी लॉ को याद आ जाता है। अच्छा अब याद आया, मैंने इसे कहाँ देखा है। जर्मा 66 जैसे कि ईवल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें नंबर 3 वाले बंदे का ये कॉस्ट्यूम है। ये सारी बातें सुनकर सांजी कंफ्यूज हो जाता है कि इसे जर्मा 66 के बारे में ये सब कैसे मालूम है। जिस पर लॉ बताता है कि मैं नॉर्थ सी से ही बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर एक बहुत ही फेमस कॉमिक है जिसे कि वॉरियर ऑफ द सी सोरा के नाम से जाना जाता है और एक कॉमिक मोस्टली जर्मा 66 की जो आर्मी है उसके ऊपर ही बेस्ड है। इसी वजह से मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। और तुम्हारे इस रेड सूट का नाम है स्टेल्थ ब्लैक और मुझे इसकी पावर्स के बारे में भी मालूम है। पेजवान सांजी के इस लुक को देखकर कहता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। और सांजी इससे पहले कि अपना नाम बताता, लॉ, फ्रैंकी और उसप तीनों अलग अलग नाम सजेस्ट करते हैं। मेरा नाम है सुबामास। पेजवान सांजी पर हमला कर देता है पर सांजी इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्स के साथ फ्लाई करता है कि इसे नजर ही नहीं आता है और उल्टे पैर से सीधा इसके मुंह पर जाकर एक किक मारता है। पेजवान सांजी की ताकत से इम्प्रेस हो जाता
आता है और गुस्से में सांजी पर अपने पंजों से हमला करता है। पर सांजी के पीछे जो कपड़ा फ्लोट कर रहा होता है ये किसी शील्ड की तरह काम करता है और सांजी की जान बचा लेता है और पेज 1 को पीछे हटना पड़ता है। अब सांजी हवा में तेजी से जंप लगाता है और इसे देखकर पेज 1 भी जंप लगाता है, लेकिन जैसे ही पेज 1 सांजी पर हमला करने के लिए जाता है तो सांजी यहाँ पर अपने रेड सूट की बहुत ही कमाल की पावर का यूज करता है। सांजी खुद को इनविजिबल कर लेता है जिसकी वजह से पेज 1 इसे देख ही नहीं पाता है कि अभी सांजी गया कहाँ पर। और अगले ही पल सांजी चारों डायरेक्शन से पेज को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और इसकी हालत खराब कर देता है। अब सांजी लैंड करता है और जब अपनी गायब होने वाली ताकत को देखता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि सांजी का बचपन से ही सपना होता है कि क्लियर फ्रूट को खा सके। पर अब ये फ्रूट तो इसे मिलने से रहा, पर इसकी ताकत को पाकर सांजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और गाइज आप लोगों को मालूम ही होगा कि सांजी को ये ताकत क्यों चाहिए थी। सोनी कुड़िया, सांजी नेकेड कुड़ियों को इमेजिन करने लगता है। अरे नहीं सांजी, नहीं, मुझे इन पावर्स का अपने दोस्तों के लिए यूज करना है, अपनी डर को मिटाने के लिए नहीं। तभी पेज 1 अपने हाइब्रिड फॉर्म में आने लगता है। तभी सांजी लॉ और इन सभी के पास आता है। मेरी बात अच्छे से सुन लो, मैं यहाँ पर इसे संभाल लूंगा, तो तुम सभी लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और यहाँ पर रॉबिन एक ऐसे सीक्रेट चेंबर में पहुंच जाती है जहाँ पर इसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि न जाने कितने सालों से वाहनों ने आउटसाइड वर्ल्ड से अपने कनेक्शंस क्लोज करके रखे हैं। और साथ ही में इसे ये भी पता चलता है कि पोनीग्लिफ्स को यहीं पर बनाया गया था, जिससे कि रॉबिन समझ जाती है कि हो ना हो यहाँ पर कोई ना कोई पोनीग्लिफ तो जरूर होगा। अब रॉबिन को लगता है कि शायद उस पोनीग्लिफ तक जाने का रास्ता यहीं पर मौजूद होगा। इसी वजह से किसी सीक्रेट डोर को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। पर तब तक यहाँ पर ओरोची के साथी आ जाते हैं और रॉबिन इन सभी को यहाँ पर देख कर डर जाती है और इनका लीडर रॉबिन को चारों तरफ से घेर लेता है और रॉबिन को देख कर कहता है कि हर किसी को एक मौका तो मिलना चाहिए कि वो खुद को एक्सप्लेन कर पाए, और मैं भी तुम्हें एक ही मौका दूंगा, देखते हैं कि तुम क्या जवाब देती हो। और रॉबिन हैरान हो जाती है। यहाँ पर पेज 1 और सांजी लड़ रहे होते हैं और लॉ बाकी सभी को लेकर यहाँ से भागने लगता है इबिसु टाउन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर रुकना इन सभी के लिए खतरे से खाली नहीं। और सांजी शूटिंग स्टार सोबामास नाम के एक अटैक को प्रिपेयर करता है और एक जोरदार किक बहुत ही ज्यादा रोशनी के साथ पेज 1 पर लैंड कर देता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है जिसके चलते आसपास का एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सांजी को लगता है कि इसने पेज 1 का काम निपटा दिया है, लेकिन तभी पेज 1 आराम से खड़ा हो जाता है जैसे कि इसे कुछ हुआ ही नहीं है। पर तब तक सांजी यहाँ से निकल चुका था। पेज 1 सांजी को ढूंढने लगता है और इसका नाम चिल्ला कर लेता है। इसके बाद हम पैरो को देखते हैं। भाई मेरे को बहुत गंदा लगता है यार ये। अरे यार, हमारी कैलकुलेशन तो पूरी तरह से बिगड़ गई। हाँ, तुमने सही कहा। किसने सोचा था कि किंग पर्सनली यहाँ पर आकर हमसे डील करेगा। उसकी वजह से हम लोग मामा से अलग हो गए। तो बताओ अब आगे हमें क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। फिलहाल दोबारा से ऊपर तो पहुँच जाएं। और हम बिग मॉम के सपने में देखते हैं और इसके सामने अभी लूफी बंधा होता है और ये बुढ़िया अपने सपने में लूफी पर टॉर्चर कर रही होती है, क्योंकि असली में तो कर नहीं सकती। लूफी इस पर हमला करने की कोशिश करता है पर बिग मॉम सोल फोकस का यूज करते हुए लाइफ या फिर डेथ, और लूफी के अंदर से इसकी पूरी की पूरी लाइफ स्पैन को बाहर निकाल लेती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। और यहाँ पर ओरोची को पता ही नहीं है कि इसकी नाक के नीचे बाहर क्या क्या चल रहा है। और यहाँ पर रॉबिन जो कि चारों तरफ से घिर चुकी थी, फुकुरो इससे सवाल करता है और बोलता है कि मैं तुमसे बस एक ही बार पूछूंगा और तुम्हें एक ही बार में सीधा और साफ जवाब देना होगा कि बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर किसके कहने पर आई हो। मेरा नाम ओशिमित्सु कोजो है। मैं यहाँ पर चेक करने आई थी फ्लावर कैपिटल के अंदर कितने रईस बैठे हुए हैं। जिस पर फुकुरो कहने लगता है कि तुम्हारा जवाब तो शानदार है, पर अफसोस की बात है कि ये मुझे कन्विंस नहीं कर पाया, यानी कि तुम झूठ कह रही हो। अब सभी लोग रॉबिन पर टूट पड़ते हैं। रॉबिन बचने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में इनमें से एक बंदा रॉबिन को धर लेता है और रॉबिन पकड़ी जाती है और इन सभी को समझ में आ जाता है कि रॉबिन कहीं और से आई है, ये कोई नॉर्मल गीशिया नहीं है। फुकुरो इसे एक और मौका देता है और बोलता है कि अब बताओ, अब मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, बताओ मुझे तुम कौन हो, वरना इसके बाद तुम्हें तड़पा कर मार दिया जाएगा। इसके बाद हम ओतामा और मोमो को देखते हैं। इन दोनों को लूफी की फिक्र हो रही होती है और तभी चॉपर कहता है कि चिंता बिल्कुल भी मत करो, लूफी मेरा कैप्टन है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसे कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद चॉपर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और इसे समुद्र के पास एक बहुत बड़ी सी चीज पड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद हम दोबारा से रॉबिन को देखते हैं। ये सभी लोग रॉबिन को बांधकर इसे मारने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में हमें पता चलता है कि ये तो रॉबिन की क्लोन बॉडी थी। असली रॉबिन इस वक्त घर के बाहर मौजूद होती है और वो अपने दोस्तों से कांटेक्ट करती है और नामी और शिनोबु को बता देती है कि यहाँ पर टोटल 11 निंजास हैं जो कि यहाँ पर घात लगाए हुए बैठे हुए हैं और इन सभी ने मुझे पकड़ लिया है। और 11 निंजास के बारे में सुनते साथ ही शिनोबु बताती है कि ये सभी लोग फुकुरो के अंडर में काम करते हैं, जो कि ओरोची का बहुत ही लॉयल सर्वेंट है। अब नामी ब्रूक के साथ बात करती है। ब्रूक, जाकर रॉबिन की हेल्प करो, वो मुसीबत में है। और फुकुरो भी अपने निंजास को काम पर लगा देता है और बोलता है कि हर हाल में उस लड़की को ढूंढ निकालो, पर ख्याल रहे शोगुन ओरोची को इस बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अगर उनकी पार्टी खराब हो गई तो वो हमें नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद हम रॉबिन को देखते हैं। ओरोची रॉबिन को देख लेता है और इसे अपने पास बुलाता है। अब रॉबिन जानती है कि सिचुएशन खराब है और अब यहाँ से निकल नहीं सकती और जितने भी निंजास हैं ये पूरी जगह तो इसे ढूंढेंगे, पर कोई भी ओरोची के इस पैलेस में नहीं आएगा। रॉबिन भी ओरोची के पास जाकर बैठ जाती है और यहाँ पर चॉपर, मोमो और सभी लोग इस बड़ी सी चीज के पास पहुंच जाते हैं। चॉपर चेक करने के लिए जाता है पर मोमो और रतामा को डर लग रहा होता है। ओरोची रॉबिन की खूबसूरती में डूब चुका था और इसके हाथों से साके पिए जा रहा था और बातों ही बातों में इसे बताने लगता है कि उस फ्लावर फेस्टिवल वाले दिन हम एक बहुत बड़ा जश्न करने वाले हैं और उस दिन मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। रॉबिन यहाँ पर इंटेल निकालने के चक्कर में इसके पास सभी मौजूद होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर ब्रूक अपनी गोश्त फॉर्म में घूम रहा होता है और ब्रूक को देखकर 2 निंजास की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर एक निंजा नामी और शिनोबु को ऑलमोस्ट पकड़ ही लेता है, पर ये लोग जैसे तैसे करके अपनी जान छुड़ाते हैं और यहाँ
से भाग जाते हैं। अभी सब कुछ चल ही रहा होता है कि वहीं दूसरी तरफ ओरोची जो कि मस्त मजे कर रहा होता है। ये बंदा रॉबिन को अपनी प्राइवेट गेशिया बनाने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी कोमोरासाकी यहाँ पर आकर इसका ध्यान खींच लेती है और यहाँ पर चॉपर जैसे ही उस बड़ी सी चीज के पास जाता है तो इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर ही आ जाती है। ये देखकर ये कोई और नहीं बल्कि बिग मॉम है। डर के मारे चिल्ला उठता है और जब मोमो भी इसे देखता है कि ये बिग मॉम है, इसकी हालत भी खराब हो जाती है। अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और बिग मॉम उठकर बैठ जाती है। मोमो, चॉपर और सभी लोग जान छुड़ाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी बिग मॉम को होश आ जाता है। आखिर मैं कौन हूँ? ये सुनकर चॉपर और मोमो रुक जाते हैं और चॉपर सोच में पड़ जाता है कि क्या इसे सच में मालूम नहीं है क्या ये कौन है। ओकीको और होतामा इसके पास जाते हैं और इसकी हेल्प करने के इरादे से इससे कहने लगते हैं कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। चॉपर की तो बोलती ही बंद हो जाती है क्योंकि टोटोलैंड में इसने मामा का तांडव देखा हुआ था। कि तभी मोमो इसके पास आकर बताने लगता है कि चॉपर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इसकी याददाश्त जा चुकी है। तभी बिग मॉम इनसे पूछने लगती है, एक बात तो बताओ जरा, मेरा नाम क्या है? तभी चॉपर इसके सामने आ जाता है। तो तुम्हारा नाम ओलिन है और तुम एक बहुत ही अच्छे दिल की इंसान हो, तुम सभी लोगों की हेल्प करते हो। अब अपने बारे में तारीफें सुनकर बिग मॉम चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। क्या मैं इतनी अच्छी हूँ? तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद हम ओरोची को देखते हैं जहाँ पर ये बंदा अपने सभी साथियों से कहने लगता है कि आज वही दिन है जब 20 साल पहले ओडिन और उसके सभी साथियों को हमने जान से मार दिया था और तब उसकी वाइफ तोकी ने ये भविष्यवाणी की थी कि आज के दिन ही वो लोग वापस आएंगे और मेरी जान लेंगे। और हाँ, आकाजा 9 को तुम लोग कभी भी कमजोर मत समझना क्योंकि इनका जो लीडर है किनेमोन वो जरूर वापस आएगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा। अब इसकी बातें सुनकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि भाई ये कितना ज्यादा फट्टू है, हमारी नजरों के सामने ही ओडिन और उसके सभी दोस्त मारे गए थे लेकिन फिर भी इसकी फट रही है। और क्यूशिरो कहने लगता है कि एक बार मेरे हाथ में ये आकाजाका मेंबर्स लग जाए फिर मैं इन्हें बताता हूँ। और अब ओरोची वो सारी कहानियां बताना शुरू कर देता है कि 20 साल पहले कौन सी भविष्यवाणी की गई थी। और इसकी बातें सुनकर कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि ओरोची तो एक नंबर का गधा है, इसे अब भी उस भविष्यवाणी पर यकीन है। 20 साल हो चुके हैं पर ये बंदा अभी तक डरता है। और ये सारी बातें सुनकर ओतोको की हंसी छूट जाती है और हंसने लगती है और सभी का ध्यान इस छोटी बच्ची पर आ जाता है। और ओरोची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, सीधा जाता है ओतोको को इसकी गर्दन से पकड़ देता है, लेकिन ओतोको फिर भी हंस रही होती है और ओरोची से जैसे ही मारने वाला होता है तभी कोमोनोसाकी यहाँ पर आकर एक जोरदार थप्पड़ ओरोची के फेस पर चढ़ देती है और ओतोको यहाँ से छूट जाती है। अब ओरोची को गुस्सा आ जाता है और कोमोनोसाकी से कहता है कि अगर तुमने इसी वक्त मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगा। और कोमोनोसाकी कहती है, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं माफी नहीं मांगने वाली। मैं एक सैमुराई की बेटी हूँ और मैं गलत के आगे झुक नहीं सकती हूँ, समझ गए ना? अब ये सुनकर ओरोची को गुस्सा आ जाता है और अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है कि तभी रॉबिन जो कि ओतोको को लेकर यहाँ से भाग रही होती है तभी इसका सामना उन्हीं सभी निंजास से हो जाता है। पर एट द एंड ब्रूक यहाँ पर आकर इसकी जान बचा लेता है और ओरोची सीधा कोमोनोसाकी को अपने मुंह के अंदर फंसा लेता है। लेकिन तभी क्योशिरो जो कि अब तक शांत बैठा हुआ था ये खड़ा हो जाता है और जिस ऑरे को अभी ये बंदा रिलीज कर रहा था देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। और दूसरी तरफ रॉबिन भी अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके अपने एक जाइंट से हाथ को बनाकर बाकी सभी निंजास को मसलना शुरू कर देती है। और यहाँ पर नामी छुप के नजर रखे हुए थी कि तभी पीछे से एक निंजा यहाँ पर आकर इसकी गर्दन को चेन से बांध देता है, लेकिन शिनोबू इसकी चेन को काटकर नामी की जान बचा लेती है। पर यहाँ पर इस भगदड़ के दौरान वो जो छत का हिस्सा था वो टूटने लगता है और उसका एक बड़ा सा टुकड़ा सीधा ओरोची के सर पर जा गिरता है, जिसकी वजह से ओरोची के मुंह से कोमोनोसाकी आजाद हो जाती है और जमीन पर जा गिरती है। कि तभी क्योशिरो इसके सामने आ जाता है और बोलता है कि लड़की अब तुम मरने वाली हो तो तैयार हो जाओ। और ऐसा बोलकर अपनी तलवार को चला देता है और कोमोनोसाकी को जख्मी कर देता है और ऑन द स्पॉट ही मारी जाती है और कहने लगता है कि यहाँ पर जो भी हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। और क्योशिरो को कोमोनोसाकी के पास से वही लेटर मिलता है, वही रेबेलियन वाला लेटर। अब कोमोनोसाकी को मरा हुआ देखकर ओरोची के तो होश ही उड़ जाते हैं। बेचारा ये बंदा उसे अपनी वाइफ बनाने वाला था पर इसकी होने वाली वाइफ इसकी नजरों के सामने ही मर चुकी है। और ओरोची इन सभी चीजों का जिम्मेदार ओतोको को ठहरा रहा होता है क्योंकि वही हंसी थी, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इसे ढूंढने लगता है और इसे रॉबिन नजर आती है जिसकी गोद में ओतोको मौजूद होती है। तो ये बंदा रॉबिन पर अटैक कर देता है पर तभी नामी ज़्यूस को बाहर निकालती है और थंडर टेम्पो का यूज करके एक कड़ाके की बिजली ओरोची के शरीर में दौड़ा देती है। और इसी दौरान ब्रूक जो कि इन सभी निंजास को डराकर भगा देता है कि तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि ये जो भूत है ये तो तब से बस हमें दौड़ाया जा रहा है, हमें बस डरा रहा है पर हम पर कोई हमला नहीं कर रहा। अभी सुनते साथ ही ब्रूक कहने लगता है तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। और ब्रूक यहाँ से भागने लगता है तभी यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है क्योंकि नामी के थंडरबोल्ट टेम्पो ने यहाँ पर बवाल मचा दिया था। इसके बाद शिनोबू इन सभी को लेकर यहाँ से निकल जाती है और अगली सुबह हम लूफी और बाकी सभी को देखते हैं जहाँ पर जो ओल्ड मैन हीरो होता है ये लूफी का इसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी जेल में एक अनाउंसमेंट होती है कि ये जो कैप्टन किड है वो जेल से फरार हो चुका है और यहाँ पर बिग मॉम की मेमोरी जाने की वजह से किसी छोटी बच्ची की जैसी बन जाती है। ओतामा और बाकी सभी लोग इसकी हेल्प करते हैं और इसे खाने के लिए रेड बीन सूप भी देते हैं पर बेचारी इतनी बड़ी है कि इसका इतने छोटे से एक कटोरे से क्या होने वाला है भाई, पर इसका टेस्ट इसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये लोग इतने ज्यादा गरीब होते हुए भी बिग मॉम को खाने के लिए देते हैं। अब चॉपर दिमाग लगाता है और सोचने लगता है कि क्यों ना हम बिग मॉम के जरिए से लूफी को छुड़ाने में इसकी हेल्प लें। और अब चॉपर बिग मॉम से एक झूठ कहता है, ओलिन, अगर तुम्हें बहुत सारा खाना चाहिए तो मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और वो जगह है उडॉन जहाँ पर हम भी जा रहे हैं। इसके बाद हम कांजिरो और बाकी सभी को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर शिनोबू के साथ साथ ये सभी लोग छुप कर बैठे होते हैं और कांजिरो बताता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर ओरोची के लोग तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आएंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि वानो की इतनी फेमस लेडी को रातों रात मार दिया गया। जिस पर कांजिरो बताता है कि हाँ, पूरे के पूरे कैपिटल में बस उसी के चर्चे हो रहे हैं और लोग बॉस हुगेरो के बारे में भी चर्चे कर रहे होते हैं। और कांजिरो बताता है कि हाँ, ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन इस वक्त वो
वो बंदा कहाँ पर है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। और यहाँ पर इबिसु टाउन के अंदर हमारे सांजी भैया अपने खुराफाती दिमाग में सोच रहे होते हैं कि आखिर मैं इस इनविजिबल पावर से क्या करूं, और अपनी फैंटेसीज में खो जाता है नहाती हुई कुड़ियों को देखने वाली। तभी लॉ और सभी को खबर मिल जाती है कि कैप्टन किड जेल से फरार हो चुका है और उस भी अपने सांजी को देखता है जहाँ पर ये अपने अलग ही ठरकी ख्यालों में खो रखा होता है और सभी लोग मिलकर इसे कूट देते हैं। साले हमारे यहाँ पर यह हालत है और तुझे ये सब करने की पड़ी है, शर्म कर ले। वही ये नहीं सुधरने वाला सांजी। इसके बाद हम बिग मॉम पायरेट के लोगों को देखते हैं जहाँ पर दाइफोगू के साथ साथ इसके सभी साथियों को मामा की फिक्र हो रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली बिग मॉम पानी के अंदर गिर चुकी थी और स्विम नहीं कर सकती है और सभी को लग रहा होता है कि हो सकता है कि मामा मर चुकी हो और हम लोग जाकर चेक भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अगर दोबारा जाते हैं तो वो किंग का बच्चा फिर से आकर हमें नीचे गिरा देगा और अगर हम लोग पानी के अंदर डूब जाते हैं तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे क्योंकि ये सभी लोग भी डेविल फ्रूट यूजर्स होते हैं। और तभी पैरोस्पैरो बिग मॉम का विवरे कार्ड बाहर निकालता है और सभी को बताता है कि मामा बिल्कुल सही सलामत है, वरना उनका विवरे कार्ड हमें बता देता। और ये सभी लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद काइडो ने मामा को पकड़ लिया होगा और अब उसे जान से मारने वाला है। हालांकि काइडो और बिग मॉम दोनों एक ही पायरेट ग्रुप का हिस्सा थे पहले, पर अब ये दोनों ही एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके हैं। अगर मामा को कुछ हो जाता है तो बिग मॉम पायरेट्स का नाम पैरोस्पैरो पायरेट्स हो जाएगा। और लीडरशिप के लिए पैरोस्पैरो और दाइफोगू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर तभी स्मूदी बीच में आकर इन दोनों को एक लगाती है। मामा कोई कमजोर पायरेट नहीं है कि कोई भी आएगा और उन्हें मार गिराएगा, हमें बस सही मौके का इंतजार करना होगा। और यहाँ पर बिग मॉम को लेकर चॉपर और बाकी सभी लोग उडॉन की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहाँ पर मोमो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और प्रैक्टिस के दौरान सोनाची नाम का एक वर्ड यूज करता है जिसे सुनकर ओकीको कहने लगती है कि मोमो आखिर आपने ये शब्द कहाँ से सीखा। दरअसल मैंने जोरों से सीखा है क्योंकि उसका कहना है यह वर्ड हमें बहुत ही ज्यादा साहस प्रोवाइड करता है। जिस पर ओकीको भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मोमो सामा आप आगे से इस वर्ड का यूज नहीं करोगे। और यहाँ उडॉन में एक बंदा लूफी से आकर पूछता है किड के बारे में, पर लूफी मना कर देता है कि भाई मुझे कुछ नहीं मालूम। पर एल्बका को लूफी पर शक हो जाता है और इसी दौरान हम उसी ओल्ड मैन ह्यू को देखते हैं जो कि मोमोज खाने की कोशिश करता है। पर तभी स्कॉर्पियन यहाँ पर आ जाता है और इस ओल्ड मैन को बहुत बुरे तरीके से मारता है और बोलता है कि इसने ये जो टोकन्स है ये खुद से नहीं कमाए हैं बल्कि दूसरों के द्वारा दिए गए टोकन से खा रहा है, इसलिए इसकी सजा इसे मिलकर रहेगी। पर ओल्ड मैन ह्यू लूफी के द्वारा दिए गए इस टोकन को वेस्ट होने नहीं देता है और जमीन पर पड़े हुए डम्पलिंग्स को खाने लगता है। पर उस स्कॉर्पियन से ये भी बर्दाश्त नहीं होता है और बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ ओल्ड मैन ह्यू की मार लगा रहा होता है। लगातार इसे पैरों से कुचलता है पर फिर भी इस खाने को नहीं उगलता। पर तभी लूफी मैदान में आ जाता है और जब ओल्ड मैन ह्यू को ऐसे पिटता हुआ देखता है तो लूफी की सटक जाती है और तेजी से स्कॉर्पियन की तरफ आगे बढ़ता है। इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव टावर को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। ये लोग बेसिकली यहाँ पर हैंडकफ्स की चाबियों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये तभी राइजो इनके सामने आ जाता है और उसे एक चाबी दिखाते हुए कहता है कि ये देखो तुम्हारी गलती के चलते एक चाबी बाहर पड़ी हुई थी, अब अगर किसी ने इसे यूज कर लिया और यहाँ से फरार हो गया तो। ये बंदा राइजो से माफी मांगता है और असली डिब्बे को खोलकर उस चाबी को इस डब्बे के अंदर रखने लगता है। पर तभी मौके का फायदा उठाकर राइजो यहाँ से कुछ असली चाबियां उठा लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली मेरा काम हो गया। और ये सारे गार्ड्स राइजो पर टूट पड़ते हैं, इस पर हमला करते हैं। पर राइजो शuriken के जरिए से इन सभी को निपटा देता है और अब तेजी से इन हैंडकफ्स की चाबियों को लेकर लूफी की तरफ आगे बढ़ता है।